वेदांत एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ओके, इसके पहले हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज को पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि टेंजेंट क्या होता है। ये आप लोगों को पता भी होगा, फिर भी हम बता रहे हैं। और दूसरी इस बात को देखते हैं कि नॉर्मल क्या होता है। ओके, टेंजेंट क्या है, ध्यान रखिएगा। जब किसी भी कर्व पर, सपोज दैट मान लीजिए एक कर्व है, जब किसी भी कर्व पर एक ऐसा लाइन हो जो सिर्फ कर्व के एक पॉइंट को टच करके जाए, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रहा है? तो ये कहलाता है हमारा टेंजेंट। ओके, अब नॉर्मल क्या होगा? अब देखिए, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइंस बहुत सारा है, बहुत सारे परपेंडिकुलर लाइंस हैं, लेकिन एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन है जिस पॉइंट पर टेंजेंट है उसी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है टू द टेंजेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टू द कर्व। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल टू द कर्व। आ रही बात समझ में? फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं कि एक सर्कल है हमारा, ठीक है। एक सर्किल ड्रॉ किए, अब यहाँ पर एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किए गए, सपोज दैट ये एक लाइन ड्रॉ की, तो ये टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट होने के लिए कर्व के मात्र एक पॉइंट को टच करना चाहिए, तो ये हमारा हो गया टेंजेंट। अब देखिए, अगर कोई एक ऐसा लाइन हो जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो, सपोज दैट ये भी एक लाइन है जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, और ये भी एक ऐसा लाइन है जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, लेकिन ये ऐसा लाइन है टेंजेंट के उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है जिस पॉइंट पर वो कर्व को मीट करता हो, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल टू द कर्व। आ रही बात समझ में? तो टेंजेंट टू द नॉर्मल का मतलब क्या हो गया? टेंजेंट टू द कर्व, सॉरी, टेंजेंट टू द कर्व का मतलब क्या हुआ? अ लाइन विच टच ओनली वन पॉइंट ऑफ द कर्व। अ लाइन, ध्यान रखिएगा, अ लाइन विच टच ओनली वन पॉइंट ऑफ द कर्व, ओनली वन पॉइंट ऑफ द कर्व, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेंजेंट टू द कर्व। ओके, नॉर्मल टू द कर्व क्या होगा? ध्यान रखिएगा, नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है। तो देखिए, अ लाइन, ध्यान रखिएगा, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर, which is perpendicular, okay, to the tangent at the point where tangent meet the, याद रखिएगा, at the point where tangent meet the curve, यानी कि कहाँ होना चाहिए? तो उस पॉइंट पर जहाँ पर कि टेंजेंट मीट द कर्व, जहाँ पर कि टेंजेंट कर्व को मीट करता हो। कहने का मतलब क्या हो गया? फिर एक दूसरा एग्जांपल देखें। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, अगर ये एक कर्व है कोई, सपोज दैट ये एक कर्व है, मान लेते हैं कि ये एक कर्व है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ध्यान रखिएगा, तो ये एक टेंजेंट हो गया इस पॉइंट पर, ठीक है। एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं होगा, समझ सकते हैं आप कि इस पॉइंट को टच करके जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट। अब इस पर नॉर्मल क्या होगा? अब इसी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर उसी पॉइंट से पास कर रहा है जिस पॉइंट पर वो कर्व से मीट कर रहा हो, तो ये कहलाएगा हमारा नॉर्मल, और ये क्या कहलाएगा? टेंजेंट। ओके, अब देखिए, फिर अगर कोई कर्व है हमारे पास, सपोज दैट एक सर्कल है, तो इसमें बहुत सारे टेंजेंट हैं। एक टेंजेंट यहाँ है, एक टेंजेंट यहाँ है, एक टेंजेंट यहाँ है, एक टेंजेंट यहाँ है, एक टेंजेंट यहाँ, दैट मीन्स इनफिनाइट टेंजेंट होगा। आ रही बात समझ में? अगर कोई दूसरा कर्व उठाते हैं हम लोग, सपोज दैट एक कर्व पकड़ते हैं कि ये एक कर्व है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? इनफिनाइट टेंजेंट होगा। एक टेंजेंट यहाँ होगा, एक टेंजेंट यहाँ होगा, एक टेंजेंट यहाँ होगा, ठीक है, एक टेंजेंट यहाँ होगा, एक टेंजेंट यहाँ होगा, तो बहुत सारे टेंजेंट हैं। तो देखिएगा, अगर कोई कर्व है हमारे पास, सपोज दैट ये इस कर्व का नाम अगर एफ एक्स है, या ये कोई कर्व है एफ एक्स है, ओके, तो इस पर क्या है कि इनफिनाइट टेंजेंट पॉसिबल होगा।
तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। ध्यान रखिएगा, अगर कोई कर्व दिया गया है हमारे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं दैट इज dy बाई डी एक्स, जब फाइंड आउट करेंगे तो dy बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा एफ एक्स, तो dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। ये जो देख रहे हैं एफ डैश एक्स, ये होता है इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। दैट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट का एक इक्वेशन दे देता है ये। आ रही बात समझ में, या आप बोल सकते हैं कि रिजल्ट भी बोल सकते हैं, रिजल्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व। सिर्फ क्या होगा, अगर पॉइंट चेंज करेगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट चेंज करेगा। तो हम बोल सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू भी बोल सकते हैं आप, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखिए बोलना क्या चाह रहे हैं, सपोज दैट हमारे पास एक कर्व है, हम एक सर्किल का एग्जांपल लेते हैं ताकि समझ में अच्छे से आए। ठीक है, एक सर्कल लेते हैं और एक टेंजेंट यहाँ पर है। ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं हमारा x1 y1 है, एक टेंजेंट यहाँ पर है इस पॉइंट पर, ये मान लेते हैं हमारा x2 y2 है। ठीक है, एक टेंजेंट इस पॉइंट पर मान लेते हैं, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर रहे हैं, ये पॉइंट जो हमारा x3 y3 है। फिर एक पॉइंट सपोज दैट यहाँ मान ले रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये x4 y4 है। ठीक है, अब ये कोई कर्व है हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, अब देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होगा dy बाई डी एक्स होगा, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा एफ डैश एक्स होगा। अब देखिए अगर हम लोगों को L1 लाइन मान लेते हैं कि ये लाइन L1 है, ये लाइन हमारा x2 y2 वाला L2 है, ये x3 y3 वाला हमारा L3 है और ये L4 है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन L1, स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स एट x1 y1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा f ऑफ x1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए स्लोप ऑफ लाइन एट L2, स्लोप ऑफ लाइन L2 क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो dy बाई डी एक्स एट x2 y2 निकालेंगे। दैट मीन्स फॉर्म यही रहेगा, रिजल्ट यही रहेगा, सिर्फ पॉइंट चेंज करेगा तो स्लोप का वैल्यू अलग अलग आएगा। तो क्या हो जाएगा ये f(x2) हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोगों को स्लोप ऑफ लाइन L3 चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स एट कहाँ पर x3 y3, तो x3 y3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा f ऑफ x3। आ रही बात समझ में। तो अब एक बात हम लोगों को समझ में आ चुका है कि dy बाई डी एक्स दैट मीन्स एफ डैश एक्स क्या देता है, रिजल्ट ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन द कर्व एफ एक्स। ठीक है, तो बोल सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, दोबारा लिख रहे हैं हम ताकि आप लोगों को याद रहे, रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व एफ एक्स। क्लियर है। अब देखिए फिर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एक कर्व है हमारे पास, सर्कल को ही पकड़ते हैं, अगर ये कोई कर्व एफ एक्स है और ये हमारा कोई टेंजेंट है x0 y0 पॉइंट पर एक टेंजेंट है। ठीक है, x0 y0 पर, तो अब देखिए तो ये तो टेंजेंट है हमारा, ये क्या है, तो ये टेंजेंट हम लोगों को पता है। अब इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा नॉर्मल। तो नॉर्मल टेंजेंट पर क्या होता है परपेंडिकुलर। अगर इसके स्लोप को m1 माने और इसके स्लोप को m2 ना मानते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस नॉर्मल परपेंडिकुलर टू क्या होता है टेंजेंट, तो देयरफॉर टेंजेंट का स्लोप क्या होगा m1 और नॉर्मल का स्लोप क्या होगा m2, तो m1 इंटू m2 क्या होता है -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या देता है,
स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है हमारा dy बाई डी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट इंटू एम टू इक्वल्स टू क्या होगा -1। तो देयरफॉर एम टू का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 बाय डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट। तो दैट इज क्या हो गया, दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है हमारे पास, याद रखिएगा, सॉरी हाँ, स्लोप ऑफ नॉर्मल का जो फॉर्मूला बन जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हमारा आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला। क्लियर है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब देखिए कुछ फॉर्मूला कोऑर्डिनेट का जो याद रखना चाहिए। पहला देखिए, याद रखिएगा, स्लोप ऑफ लाइन विच passes through the point x1 y1 एंड x2 y2, उसका स्लोप क्या होगा, तो याद रखिएगा उसके स्लोप का फॉर्मूला हो जाता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा अगर पूछा जाए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा एफ डैश एक्स होगा, ठीक है। फिर थर्ड याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, ध्यान रखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन which has slope m and passes through the point x1 y1, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए जिसके पास स्लोप क्या है और पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास, क्या होता है जल्दी से बताइए, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके, फिर कुछ और बेसिक्स फार्मूला है, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो आप 11th में पढ़े हैं उसके फॉर्मूला को एक बार अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। आ रही बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर दो कर्व के बीच के एंगल की बात करते हैं हम लोग, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है, दो कर्व के बीच का एंगल क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा। सपोज दैट मान लें कि एक कर्व ये ऐसा है और एक कर्व ऐसा है, तो इस दोनों कर्व के बीच का एंगल क्या होगा, तो देखिए इस दोनों कर्व के बीच का एंगल हम लोग डिसाइड करने के लिए दोनों के बीच के टेंजेंट का एंगल का देखेंगे। सपोज दैट, फिर देखिए कर्व और ड्रॉ करते हैं, सपोज दैट एक कर्व ऐसा है और एक कर्व ऐसा है, इस दोनों के बीच का एंगल क्या रहा होगा, तो एंगल जानने के लिए हम लोग इसके टेंजेंट को देखेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके टेंजेंट को देखेंगे थोड़ा सा सही से, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा यही इस दोनों के कर्व के बीच का एंगल होगा, दैट मीन्स एंगल बिटवीन टू कर्व इज इक्वल टू एंगल बिटवीन दियर टेंजेंट एट दैट पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। याद रखिएगा द एंगल बिटवीन टू कर्व is equal to the angle between their tangents at the point where both the curves intersect each other,
each other। आ रही बात समझ में? चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए फिर एक बात करते हैं, अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि अगर कोई दो सर्कल है, मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है और ये एक सर्किल है, दोनों के बीच का एंगल क्या रहा होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए सपोज दैट ये एक पॉइंट है हमारा x0 y0 पर, ये दोनों मीट करता है, ठीक है। ये कर्व है हमारा f1x और ये कर्व है हमारा f2x, ठीक है। अब देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट ध्यान दीजिएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व f1x, ठीक है, किस पॉइंट पर, तो एट x0 y0 क्या हो जाएगा, f' किस पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा हमारा x0 y0 पॉइंट पर, तो क्या हो जाएगा ये f'(x0)। फिर देखिए एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व f2x एट x0 y0 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा f'(f1) है यहाँ पर, ठीक है, f'(f2x) किस पॉइंट पर भाई, तो यही हमारा है x0 y0 पर, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू f'(2x0)। अब इसके एंगल को मान लेते हैं, इसके स्लोप को मान लेते हैं m1 और इसके स्लोप को मान लेते हैं m2, ठीक है। दैट मीन्स एक स्लोप ऐसा रहा होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा गड़बड़ रहा होगा, एक स्लोप ऐसा रहा होगा और दूसरा स्लोप हमारा ऐसा रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा m1 है, ओके, एक्चुअली ये m2 है चूँकि दूसरा वाला पर है, और ये हमारा m1 है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो अब देखिए देयरफॉर एंगल बिटवीन कर्व 1 एंड कर्व 2, एंगल बिटवीन कर्व 1 एंड कर्व 2 क्या हो जाएगा, तो अगर दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा है तो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, ऐसा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर दो कर्व आपस में परपेंडिकुलर हो तो हम लोग उसे ऑर्थोगोनल कर्व के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। क्या बोल याद रखना आप लोगों को, इफ एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज 90 डिग्री, ठीक है, दैट इज अगर एंगल बिटवीन टू कर्व्स 90 डिग्री है तो क्या होगा, दैट इज एंगल बिटवीन दियर टेंजेंट्स एट दैट पॉइंट इज 90 डिग्री, दैट इज क्या बोल सकते हैं, एंगल बिटवीन दियर टेंजेंट्स on the curve at the intersecting point is 90 डिग्री, ठीक है, is known as, याद रखिएगा, is known as orthogonal curve, is known as ऑर्थोगोनल कर्व। क्लियर है? चलिए याद रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके रिगार्डिंग एनसीईआरटी में हम लोग 6.3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमारा टेंजेंट और नॉर्मल पर बेस्ड क्वेश्चंस है। ओके, आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में विद द सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी 6.3 ऑफ क्लास 12। चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।